हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव्स, जिसमें हमने कोऑपरेटिव्स के बारे में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको सीखा था। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर वो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, प्लीज़ आप आगे सिलेबस को बढ़ाएं। देखिए, मैंने भी आपको कहा था उसमें कि ये एक रिकैप्चुलेशन वीडियो है, ताकि मैं भी मुतमईन हो जाऊं कि ये बेसिक टर्म्स जो हैं आपको क्लियर हैं, इससे आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, और वही मोटिव था पहला लेक्चर लाने का। आज का लेक्चर जो है वो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पे है। देखिए, हम कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन पार्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे, दैट्स नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, और कौन कौन से टाइप्स आपने पढ़ने हैं, दैट्स बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट जो है वो एग्रीकल्चर और फार्मर्स कोऑपरेटिव है। उसके बाद आपके सिलेबस में हाउसिंग कोऑपरेटिव्स है, न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव्स है, एम्प्लॉय कोऑपरेटिव्स है, बिजनेस कोऑपरेटिव्स है। ये सभी आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। ये सभी टाइप्स हम एक एक करके अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन जो सरफरिश्ता है वहाँ पे वो है एग्रीकल्चर और फार्मर्स कोऑपरेटिव। ये एक मेजर रोल अदा करता है कोऑपरेटिव्स में। अगर आप ये भी कह सकते हैं कि फाउंडेशन जो है डाली गई कोऑपरेटिव्स की, वो इसी बिना पे डाली गई थी, एग्रीकल्चर और फार्मर्स कोऑपरेटिव के ही बिना पे डाली गई। इसीलिए इसको कभी कभी पिलर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी भी कहते हैं। ये जो एग्रीकल्चर और फार्मर्स कोऑपरेटिव है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको आज बहुत ही वजाहत में पढ़ेंगे, ताकि इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए, फार्मर्स और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो है इसको कभी कभी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव भी कहते हैं। आप कंफ्यूज ना हो जाएं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको कभी कभी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव भी कहते हैं, कभी कभी फार्मर्स कोऑपरेटिव भी कहते हैं, कभी कभी इसको एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं। देखिए, मैं इसमें खास तौर पर लैंड को मेंशन नहीं करूंगा, इसमें बहुत सारे अलग अलग रिसोर्स हो सकते हैं। अगर हम लैंड की बात लें तो हमारे पास अलग अलग फार्मर्स होते हैं, इनकी अलग अलग लैंड होती है। इस लैंड के डिविजन्स किए गए हैं, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किए गए हैं अलग अलग फार्मर की। ये फार्मर 1 की है, ये 2 की है, ये 3 और 4 फार्मर की है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ऐसे भी फार्मर्स होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास फर्टिलाइजर्स वगैरह या कल्टीवेशन के लिए इतना पैसा नहीं होता है, तो वो इसका पूरी तरह से इस लैंड का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और कुछ ऐसे भी हमारे पास अमीर ज़मींदार लैंड लॉर्ड्स होते हैं, तो वो इस जो इनकी ज़मीन होती है इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, कोऑपरेटिव्स का मेन मकसद है, सर्विस मोटिव है इसका। ठीक है, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तो कुछ ऐसे भी कोऑपरेटिव्स बनते हैं जहाँ पे इस लैंड, ये जो अलग अलग लैंड है, इसको पूल किया जाता है, एक साथ इसको रखा जाता है, एक साथ इस पर काम किया जाता है, इसको एक साथ मिलाया जाता है। हालांकि हर एक फार्मर्स को अपने लैंड राइट्स रहते हैं, वो ज़मीन उसी की रहती है, लेकिन ये कोऑपरेटिव्स क्या करते हैं, इस सारी ज़मीन पे एक साथ काम करते हैं। इस पे इनपुट्स जो लगते हैं, यानी कि इस पे फर्टिलाइजर्स ज़रूरत पड़ेंगे, या सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स, या इसमें जो है एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेंगे, ट्रैक्टर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेंगे। वो सभी जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है, वो इस पूरी ज़मीन को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके बाद इससे जो प्रोडक्शन आती है, उस प्रोडक्शन को, उससे जो इनकम आती है उस प्रोडक्शन से, उसमें उसको डिवाइड किया जाता है एज पर द लैंड, किसके पास कितना लैंड का शेयर है और उसके लैंड पे कितना जो है खर्चा आ गया है, वो काट के उसका जो इनकम आता है वो उस लैंड ओनर को दिया जाता है। ये तरीका है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का। हालांकि ये लैंड में ही नहीं हो सकता है, ये और भी चीज़ों में हो सकता है, चाहे लाइव स्टॉक हो, ठीक है, कैटल वगैरह हो, या इनका प्रोडक्शन जो आता है फाइनल में, ये उसको भी पूल कर सकते हैं फाइनल में। ठीक है, हालांकि अगर इनके पास लैंड हो तो ये अलग अलग कल्टीवेशन कर सकते हैं, उसके बाद इनके पास जो प्रोडक्शन, अलग अलग प्रोडक्शन आती है हर एक लैंड से, तो इसको ये पूल कर सकते हैं और एक साथ ही उसको बेच सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका हो सकता है। ऐसे कोऑपरेटिव्स को कहते हैं एग्रीकल्चर और फार्मर्स कोऑपरेटिव। क्लियर? तो देखते हैं हम डेफिनेशन से। स्मॉल फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज टू गेट बेनिफिट ऑफ मैकेनाइज्ड फार्म। हमारे पास जो एडवांस्ड फार्मिंग के तरीके हैं वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो है एनफ मनी होगा, हमारे पास एनफ कैपिटल होगा यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, अच्छे रिसोर्सेज होंगे, अच्छे सीड्स होंगे, अच्छे फर्टिलाइजर्स होंगे। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो है एक कोऑपरेटिव ऐसा होगा जो साथ में मिलकर काम करते हैं, ताकि हर एक जो ज़मींदार हो उसको फ़ायदा पहुंचे। मेन मकसद एग्रीकल्चर और फार्मर्स कोऑपरेटिव का यही है। हम इसके फीचर्स देखते हैं। ठीक है, इसकी खूबियाँ क्या है। देखिए, मैंने जो आपको बताया था कि इसमें लैंड राइट्स बिल्कुल अपने रहते हैं, इसमें कोई आपकी लैंड लेके नहीं जाता है, बल्कि खाली इसको कल्टीवेट किया जाता है, उसके बाद जो उसमें प्रोडक्शन निकलता है उस हिसाब से आपको जो है पैसा दिया जाता है। देखिए, फार्मर्स रिटेन देयर राइट टू लैंड,
यहाँ पे लैंड को पूल तो किया जाता है, एक साथ लैंड को मिलाया जाता है, जो फ्रेगमेंट्स थे उनको एक साथ मिलाया जाता है, उन पे साथ में काम किया जाता है, लेकिन जो लैंड के राइट्स होते हैं वो अपने ओनर के पास हमेशा रहते हैं। फार्मर्स पूल देयर लैंड, या लैंड होगी या लाइव स्टॉक होगा, जो मैंने आपको बोला कैटल वगैरह, फार्मर्स के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, चाहे मिल्क प्रोडक्शन हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, इनको ये पूल करते हैं इन सभी रिसोर्स को, इसके बाद साथ में इनको बेच देते हैं, उसके बाद जो इन पे इनकम आता है वो लोगों में शेयर किया जाता है एज पर देयर प्रोडक्शन। या एंटायर फॉर्म इज मैनेज्ड एज ए सिंगल यूनिट, ये जो सारा फॉर्म होता है अलग अलग यहाँ पे टुकड़े होते हैं, इसको एक एज ए सिंगल यूनिट माना जाता है, ठीक है, एक साथ इस पे काम किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स है अब ये अलग नहीं रहा, अब इस पे एक साथ काम किया जाता है, इस पे जो भी कल्टीवेशन के लिए हमारे पास इनपुट्स चाहिए वो सभी लैंड जो यहाँ पे होती है इस पे एक सा होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे कोई पार्शलिटी वगैरह नहीं की जाती हैं। तो एंटायर फॉर्म इज मैनेज्ड एज अ सिंगल यूनिट एंड मैनेजमेंट इज इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली। और यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमने पूल कर ली लैंड, ठीक है, अब हमने एक ही यूनिट बनाया इस लैंड का, लेकिन इसके लिए एक मैनेजमेंट जो है इलेक्ट की जाती है वो डेमोक्रेटिकली। जैसे मैंने कहा सिंगल मेंबर हैज़ गॉट ए सिंगल वोट, तो हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, वो वोटिंग हो जाती है, उसके बाद एक मैनेजमेंट चूज़ की जाती है, ये मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं यही फिर इसका ख्याल रखते हैं, ठीक है, यही फिर इसकी कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, इसका सुपरविजन यही लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, शेयरिंग ऑफ अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड कंट्रीब्यूशन। अब जब इसमें प्रोडक्शन निकला, प्रोडक्शन के बाद उसको बेच दिया जाता है मार्केट में, उसके जो इनकम आता है, इनकम को किस तरह से फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज पर द लैंड कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपका इस लैंड पूलिंग जो हमने की है इसमें आपका कितना शेयर है, आपकी कितनी लैंड है इसमें, और इसमें कितना लेबर लगा है, ठीक है, प्रोडक्शन कितना निकला आपके लैंड पे, उसके बाद उसमें से निकाल दिया जाता है, उसमें से माइनस किया जाता है कि इसमें कितनी मेहनत लगी, बाकी जो बचता है वो इस लैंड ओनर को दिया जाता है। इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो आपकी अर्निंग्स होती हैं फाइनल में एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस हिसाब से कितनी लैंड है आपके पास और इसमें कितनी मेहनत है वो उसमें से माइनस किया जाता है, वो पैसे उसमें से निकाल दिए जाते हैं, डिडक्ट किया जाते हैं, बाकी जो आपके पास इनकम बचती है नेट इनकम वो लैंड ओनर को दी जाती है, ठीक है। तो ये है कुछ फीचर्स फार्मर्स और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव के। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मोटिव क्या है एग्रीकल्चर फार्म जो हमारे पास कोऑपरेटिव होती हैं या फार्मर्स कोऑपरेटिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था, मैंने पहले भी बताया था, इसमें हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी जिम्मेदार होते हैं जो बाद में सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं, आपको इस बारे में भी पता है, क्योंकि उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो आला क्वालिटी के सीड्स लाएं, वो आला क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स लाएं, या इरिगेशन फैसिलिटी के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ये सभी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हर एक शख्स जो इस कम्युनिटी में रहता है, ठीक है, जो लैंड ऑन करता है, उसको ये अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल हो, एडवांस्ड टेक्निक्स उसके पास से अवेलेबल हो, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर हमारे पास अलग अलग लैंड होगी, हर एक शख्स अपने लिए एक ट्रैक्टर खरीदेगा, इसके लिए अलग इरिगेशन फैसिलिटी, इसके लिए अलग इरिगेशन फैसिलिटी, आप देख लीजिए कितने लोग इस पे काम करने के लिए लग जाएंगे और कितनी जो है यहाँ पे रिसोर्स जो है वेस्ट हो जाएंगे। अगर हम इसको पूल करेंगे, यहाँ पे हम 1 से 2 ट्रैक्टर रख सकते हैं, हम जो है इरिगेशन ड्रिफ्ट इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे रख सकते हैं, हम जो है सीड्स बाहर से मंगवा सकते हैं, हाइब्रिड सीड्स वगैरह मंगवा सकते हैं, फर्टिलाइजर्स जो है अच्छी क्वालिटी के मंगवा सकते हैं। इससे जो है पूरी जो है इस इलाके की ज़मीन जो है वो फर्टाइल हो सकती है और इससे जो प्रोडक्शन निकलेगा वो बहुत ही आला क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा और उससे इनकम भी हमारा अच्छा जनरेट होगा। यही मेन मकसद है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है आपके फार्मर्स कोऑपरेटिव का या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का, ठीक है, टू इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इसके फ़ायदे क्या है। ये तो हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, इसके फ़ायदे क्या क्या है अगर हम ये पूल करते हैं लैंड, अगर हम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रिएट करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे। सबसे पहला, नो सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स। यहाँ अब अलग अलग ज़मीनें नहीं रहती हैं क्योंकि ये हम कंसिडर करते हैं हम एज सिंगल यूनिट, ठीक है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, अब इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये हाँ हम यकसा इनको मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अब एक ही यूनिट बना दिया है इस सभी लैंड का। दूसरा एडवांटेज ये है
कि मोर मैन मटेरियल एंड मनी रिसोर्सेज टू इंक्रीज लैंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर अलग अलग लैंड होगी तो इस पे ज़्यादा, इसके पास ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो काम करने के लिए होंगे, इसके पास कम लोग होंगे जो काम करने के लिए होंगे, ठीक है। और इसके पास जो है पैसा अलग लगता है, इसके पास अलग पैसा लगता है। आप देख लीजिए जब हम पूलिंग करते हैं किसी भी काम में तो उस पर हमारा जो है पैसा कम लगता है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो मटेरियल वगैरह, चाहे हमारे पास रिसोर्सेज, जो मैंने आपको बताया भी एग्जाम्पल्स, ट्रैक्टर्स वगैरह, जो हमारे पास मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं एडवांस्ड फार्मिंग के लिए, उनको हम कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो भी बढ़ जाएगा। इसमें कुछ गरीब तबके के भी होंगे जिनका फाइनल में प्रोडक्शन जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन अगर वो इसको ज्वाइन करेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग को तो यहाँ पे उनका भी फ़ायदा होगा, उनका भी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होगा। तो इससे फ़ायदा होता है, यहाँ पे हमारे पास लोग भी कम लगते हैं, और क्योंकि हम मैकेनाइज्ड फार्मिंग का इस्तेमाल करेंगे, हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे, मटेरियल को भी हम कम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हर एक शख्स के पास अलग अलग अपने पास अपने अपने रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो मैकेनिकल रिसोर्सेज हो जिसमें हमारे पास ट्रैक्टर हो सकते हैं या फसल काटने के लिए मशीनें होते हैं, वो हम कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अर्निंग्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, ये जब अर्निंग्स ज़्यादा होंगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इससे क्या होगा, ओवरऑल अगर हम देखेंगे पर एकड़ प्रोडक्शन जो होगी हमारे पास वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ओवरऑल इसका मकसद ये है रिलीज ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। अब देख लीजिए, अब हमने पूल कर दिया ज़मीन को, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग ज़रूरत पड़ती थी। अगर हमारे पास मैनुअल वर्किंग होती थी, अगर हम मैनुअल तरीके से यहाँ पे फार्मिंग करते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। अगर आपको याद होगा कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में पहले पहले जो हमारे पास खेती होती थी, चाहे वो राइस वगैरह की होती थी, तो यहाँ पे हमारे पास वीडिसाइड्स वगैरह निकालने के लिए, वीडिसाइड्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल होता था, या फिर फसल काटने के लिए लोगों का इस्तेमाल होता था। अब देख लीजिए, अब हमारे पास कुछ ऐसे मैकेनिकल रिसोर्सेज है, कुछ ऐसे मशीन्स हैं जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स है, वीडिसाइड्स है, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फसल काटने के लिए हमारे पास मशीनें हैं। तो यहाँ पे जो है मैनुअल वर्कर्स की बहुत कम ज़रूरत होती है, और जब मैनुअल वर्कर्स की ज़रूरत कम होती है तो उनको हम नॉन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं, वो बिज़नेस वगैरह कर सकते हैं, वो मार्केटिंग में जा सकते हैं, ताकि ये जो हम यहाँ पे फार्मर्स हैं, ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये कुछ लोगों को रिलीज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग से, और उनको नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में डाल सकते हैं, जहाँ ये मैनेजमेंट संभालेंगे, जहाँ ये मार्केटिंग संभालेंगे, तो इससे इनका ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और एक फ़ायदा यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी है। गवर्नमेंट वगैरह को अगर टैक्स वगैरह, लैंड टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करनी होगी तो उनको भी आसाइश होगी, जहां उनको हर एक शख्स के पास अलग अलग जाना पड़े और उनसे टैक्सेस कलेक्ट करने पड़े, यहाँ वो एक ही बार कोऑपरेटिव के पास जाते हैं। इस कोऑपरेटिव से, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव से इन सभी लोगों का जो है टैक्स वगैरह जो है कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सब्सिडीज़ वगैरह जो दिए जाते थे, अब यहाँ सब्सिडीज़ हर एक लैंड ओनर को नहीं दी जाएंगे, बल्कि कोऑपरेटिव को सब्सिडीज़ दी जाएंगे, और कोऑपरेटिव ही ये सब्सिडीज़ इंट्रोड्यूस करता है, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स हो या बाकी जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं, इनपुट्स दिए जाते हैं जैसे सीड्स वगैरह, तो उनमें ही ये सब्सिडीज़ इंक्लूड किए जाते हैं फार्मर्स के लिए। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी होती है, जो गवर्नमेंट की भी आसाइश होती है, ताकि अगर वो कोई फैसिलिटी देना चाहते हैं, वो कोई बेनिफिट्स देना चाहते हैं फार्मर्स को, तो कोऑपरेटिव्स के थ्रू वो ज़्यादा आसाइश से ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं इन लैंड ओनर्स को। अच्छा, क्रेडिट वर्थीनेस और गुडविल इंक्रीज, यहाँ पे गुडविल भी इंक्रीज होती है। देखिए, अब यहाँ पे एक शख्स तो नहीं रहा, ठीक है, एक शख्स की लैंड नहीं रहा, यहाँ पे पूलिंग हो गई है, यहाँ पे बहुत बड़ा हमारे पास लैंड का एक प्लॉट बना है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बैंक्स वगैरह से एग्रीकल्चर लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो हमें लोन देते हैं, इस कोऑपरेटिव्स को, इन कोऑपरेटिव्स को, छोटे मोटे कोऑपरेटिव्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास उनको पता है कि ये कोऑपरेटिव है, यहाँ इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो इन ज़मीनों से हमें रिटर्न वापस मिल सकता है लोन, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे एक भरोसा क्रिएट होता है, इस वजह से, पूलिंग की वजह से, ये भी एक फ़ायदा रहता है कोऑपरेटिव का, ठीक है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का। और इनकम तो इंक्रीज़ होती है, मैंने आपको बताया किस तरह से इनकम इंक्रीज़ होती है। मैन हमारे पास कम लगते हैं, यहाँ पे मनी का कम इस्तेमाल होता है, मटेरियल कम इस्तेमाल होता है, और उससे जो हमारे पास ओवरऑल अर्निंग होती है वो बिल्कुल ज़्यादा होती है।
अच्छा, अब देख लीजिए टाइप, हमारे पास इसके सब टाइप्स भी है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर या फार्मर्स कोऑपरेटिव्स है, इसके अलग अलग टाइप्स है। एक जो हमारे पास कैटेगराइजेशन है वो कहता है कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स या फार्मर्स कोऑपरेटिव्स जो है, ये दो डिविजन्स में हम डिवाइड करते हैं, या दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं सप्लाई कोऑपरेटिव। याद रखें, अगर आप मेरा लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर मेरा लेक्चर देखें, और ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये आप अपना पेन और पेपर जो उठाएं और साथ साथ ये चीज़ें आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं। एक कैटेगराइजेशन वो कहती है, हमारे पास दो टाइप्स है फार्मर्स कोऑपरेटिव की, एक है सप्लाई कोऑपरेटिव, एक है मार्केटिंग कोऑपरेटिव। सप्लाई कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव। ये जो सप्लाई कोऑपरेटिव है ये डील करता है इनपुट्स के साथ। इनपुट्स यानी कि सीड्स वगैरह की अगर ज़रूरत पड़े, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़े, इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह की ज़रूरत पड़े, ये संभालता है सप्लाई कोऑपरेटिव। ठीक है, ये एक अलग कोऑपरेटिव होता है जो सप्लाईज को संभालता है, इनपुट्स को संभालता है। यानी कि सीड्स की ज़रूरत हो, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत हो, या फिर मटेरियल वगैरह कोई मशीन्स वगैरह की ज़रूरत हो, ये प्रोवाइड करता है सप्लाई कोऑपरेटिव। दूसरा रहता है इसी का दूसरा टाइप जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव। मार्केटिंग कोऑपरेटिव क्या करता है, ये संभालता है जो आपके प्रोडक्शन के बाद जो काम होते हैं, जैसे पैकिंग वगैरह होती है, या इस जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग इलाकों में, फिर इसको बेच देना होता है, ये संभालता है आपका मार्केटिंग कोऑपरेटिव। तो एक कैटेगराइजेशन ये कहता है कि हमारे पास जो सब डिविजन्स हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव की, एक है हमारे पास सप्लाई कोऑपरेटिव, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास मार्केटिंग कोऑपरेटिव। ये भी याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए तो सप्लाई कोऑपरेटिव जो है इनपुट्स के साथ डील करता है, सीड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह के साथ, और मार्केटिंग कोऑपरेटिव जो है ये डील करता है आफ्टर प्रोडक्शन जो हमारे पास काम होते हैं, जैसे हमारे पास पैकिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर इसका जो है मार्केट में इसको बेच देना होता है। ठीक है, इसको संभालता है आपका मार्केटिंग कोऑपरेटिव। लेकिन दूसरा जो बहुत अहम हमारे पास कैटेगराइजेशन है, जिसमें हम देखेंगे सब टाइप्स क्या है फार्मर्स कोऑपरेटिव के, डिफरेंट वेरिएंट्स क्या है सब फार्मर्स कोऑपरेटिव के, और एक कैटेगराइजेशन कहते हैं कि नहीं, इसके दो ही नहीं, इसके चार टाइप्स हैं। हमारे पास जो फार्मर्स कोऑपरेटिव है या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है, इसके दो ही, सप्लाई और मार्केटिंग ही नहीं, बल्कि इसके चार टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स, वो है बेटर फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड टेनेंट फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये चार वेरिएंट्स हैं, ये चार डिफरेंट कैटेगरीज है फार्मर्स कोऑपरेटिव की। लेकिन वो भी आपने याद रखना है, अगर उसमें से पूछा गया सप्लाई कोऑपरेटिव या मार्केटिंग कोऑपरेटिव, वो भी अब आपको समझ आ गया है। सप्लाई डील्स विद इनपुट एंड मार्केटिंग डील्स विद आफ्टर प्रोडक्शन, ठीक है, थिंग्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है फार्मर्स कोऑपरेटिव की। सबसे पहले हम देखेंगे बेटर फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। देखिए यहाँ पे इनको बहुत ही आराम से समझेंगे ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ये जो बेटर फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो लैंड को पूल तो करते हैं। देखिए, मेंबर्स डू नॉट कल्टिवेट देयर लैंड जॉइंटली। यहाँ पे कल्टिवेशन साथ में नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, ये सिर्फ प्री सोइंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस पे साथ में काम करते हैं। देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, इनकी अपनी अपनी ज़मीनें हैं। जब इनको इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, जब इनको सीड्स, फर्टिलाइजर्स या इरिगेशन फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, तब ये एक कोऑपरेटिव के पास जाते हैं। वो कोऑपरेटिव इनको ये इनपुट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद ये कल्टीवेशन खुद ही करते हैं, इसका खुद ख्याल रखते हैं, सुपरविजन खुद करते हैं। बाकी जो इनका काम रहता है, ताकि प्रोडक्शन तैयार होने तक जो भी काम रहते हैं ज़मीन के, वो ये अलग अलग करते हैं, अपने अपने काम करते हैं। ठीक है, इसको कल्टीवेट खुद ही करते हैं। फाइनली जब इनका प्रोडक्शन तैयार होता है, ये प्रोडक्शन के लिए फिर से एक कोऑपरेटिव बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर से कोऑपरेटिव बनाया जाता है ताकि उस प्रोडक्शन को अच्छी तरह से अच्छी मार्केट्स में खरीदा जाए, अच्छी रेट में खरीदा जाए, और एक यूनियन में उसको बेचा जाए। ठीक है, तो प्रोडक्शन के बाद भी ये कोऑपरेटिव इनको संभालता है, और इनपुट्स के लिए भी ये कोऑपरेटिव इनको संभालता है। लेकिन कल्टीवेशन जो होती है वो इनको खुद करनी है, चाहे इनका प्रोडक्शन कितना फाइनल में लिखते, उसके साथ इनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन खाली उस प्रोडक्शन को बेचने में, मार्केट तक पहुंचाने में, वहां से इनके अर्निंग्स को रिटर्न करने में ये कोऑपरेटिव्स मदद करते हैं। ठीक, अब आपने याद रखना है। देखिए, मैंने यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मेंशन किया गया है, सॉरी, तो यहाँ पे एक मेंशन पॉइंट किया है, मैंने मेंशन डू नॉट कल्टिवेट
देयर लैंड जॉइंटली। यहाँ पे लैंड को कल्टीवेट जॉइंटली नहीं किया जाता है, कल्टीवेट अलग अलग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्री सोइंग और पोस्ट हार्विंग ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, उन्हीं ऑपरेशंस को संभालता है ये कोऑपरेटिव, इसलिए इसको कहते हैं बेटर फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बेटर फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आपने एक चीज़ याद रखनी है, दैट दे डू नॉट कल्टीवेट द लैंड जॉइंटली। कल्टीवेशन अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे जो इनपुट्स होते हैं, प्री सोइंग ऑपरेशंस होते हैं और पोस्ट हार्विंग ऑपरेशंस जो होते हैं वो संभालता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस फॉर्मिंग को हम कहते हैं बेटर फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर? अच्छा, इसका मकसद क्या है? दे परचेज एग्रीकल्चर इनपुट्स टुगेदर। इनको जो एग्रीकल्चर इनपुट्स जो ज़रूरत पड़ते हैं, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, सीड्स हो, वो सभी ये एक साथ खरीदते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव से खरीदते हैं। एंड सेल द क्रॉप्स जॉइंटली। और जब इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जब इनका जो अनाज उगता है, फाइनल में जब उसकी मार्केटिंग करनी होती है, तो ये भी साथ में बेचा जा रहा है। लेकिन दे कैन अरेंज, लेकिन कल्टीवेशन अलग अलग होती है, ठीक है। दे कैन अरेंज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द एक्टिविटीज़। और इन चीज़ों के लिए अगर इनको फाइनेंशियल लोन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो भी यही कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन कल्टीवेशन अलग अलग करना है, सिर्फ ये चीज़ याद रखना आपने बेटर फार्मिंग में। दूसरा हमारे पास टाइप जो है वो है जॉइंट फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जॉइंट फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? ये पूल करती है लैंड्स को, जिस तरह हमारे पास बेटर फार्मिंग में होते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ प्री सोइंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रोडक्टिव एसेट्स पूल देयर लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स एंड कैरी ऑन प्री सोइंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग फंक्शन जॉइंटली। ये तो प्री सोइंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग होती है, अगर ऐसा ही होता तो बेटर फार्मिंग होती है। लेकिन यहाँ पे कल्टीवेशन भी साथ में की जाती है। जब कल्टीवेशन में भी पूलिंग की जाती है, तो उससे हम कहते हैं जॉइंट फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसलिए मैंने वहाँ पे डोंट को जो है अंडरलाइन किया है। बेटर फार्मिंग में वहाँ पे कल्टीवेशन साथ में नहीं होती है, यहाँ पे कल्टीवेशन भी साथ होती है। आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे जो लैंड पूल की जाती है, यहाँ अनाज, यहाँ इनपुट से लेके, ठीक है, चाहे फर्टिलाइजर सीड्स वगैरह हो, यहाँ से लेके प्रोडक्शन तक, जो अर्निंग कमाने तक जो भी काम होते हैं, वो सभी एक साथ होते हैं। इसलिए इसको कभी कभी इसको कहते हैं जॉइंट फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो जॉइंट फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और बेटर फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको फ़र्क पता चला, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करती हैं? यहाँ पे अब फ्रेगमेंटेशन वगैरह नहीं रहता है, और यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास होल्डिंग्स यानी कि लैंड वगैरह तो होती है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं होता है उस लैंड की कल्टीवेशन के लिए, तो उसको भी संभाला जाता है जॉइंट फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में। लेकिन बेटर फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है। आप देख लीजिए, वहाँ पे कुछ गरीब किसान होंगे जो बेचारे जो है उस पर काम नहीं कल्टिवेट नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है, तो उनको उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जॉइंट फार्मिंग में उन गरीब जो ज़मींदारों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। क्लियर? चलिए, इसके बाद आते हैं एक और टाइप पे, जो है कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा टाइप। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं ये अपने लैंड को पूल तो करते हैं, लेकिन परमानेंटली पूल करते हैं। देखें, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फार्मर्स हैं, इनकी लैंड जो है ये एक ही टाइम के लिए इनको परमानेंटली पूल करते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए इसको पूल करते हैं। अब देख लीजिए, मेंबर्स ज्वाइन दिस सोसाइटी कैनॉट विड्रॉ हिज लैंड। एक बार जिसने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया, एक बार जिसने पूलिंग में जो है शिरकत की, उसके बाद वो बाहर नहीं निकल सकता है। पहली बात, लैंड कैन बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन बिकम्स द मेंबर और सब्सटीट्यूट। ये शख्स ये कर सकता है, अगर ये इसका मेंबर नहीं रहना चाहता है, तो ये जो इसने लैंड पूलिंग के लिए दी है, ये इसको बेच सकता है किसी और शख्स को, वही शख्स इसका मेंबर बनेगा और इसकी मेंबरशिप जो है ख़त्म हो सकती है, लेकिन इस लैंड को बाहर नहीं निकाल सकता है पूलिंग से, ठीक है। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम कहते हैं कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन अगर आपको याद होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसीलिए दिया ताकि चीज़ों का जो है रिकैपिचुलेशन हो जाए। मैंने जो पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। वो ये था कि अगर हम पूलिंग करते हैं तो ये वॉलंटरी होती है। कोई भी मेंबर जब आता है, जब चाहे आ सकता है इस सोसाइटी में, और जब चाहे वो यहाँ से विड्रॉ कर सकता है, ये उसकी मर्जी है, वॉलंटरी है, ठीक है।
वॉलंटरी मेंबरशिप है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे लैंड परमानेंटली पूल की जाती है। अगर परमानेंटली पूल की जाती है तो मेंबर के पास कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है कि वो इस सोसाइटी से बाहर निकले। अगर निकलना चाहे तो उसको ज़मीनें बेचनी पड़ती है, ठीक है। तो ये उसके खिलाफ जाता है। तो वायलेशन किसकी होती है? वॉलंटरी मेंबरशिप की। जो हमारे पास प्रिंसिपल था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो यहाँ पे वायलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वायलेशन किस प्रिंसिपल की होती है? वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप जो होती है हमारे पास, एक प्रिंसिपल जो रहता है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसकी वायलेशन होती है, उसको कंट्राडिक्ट करता है। ये जो हमारे पास कलेक्टिव फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको कंट्राडिक्ट करता है या उसको वायलेट करता है, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे, ये जो हमारे पास कलेक्टिव फॉर्मिंग सोसाइटी है ये जॉइंट फॉर्मिंग सोसाइटी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ही तरह काम करती है। यानी कि इनपुट से लेकर प्रोडक्शन तक जितने भी काम होते हैं वो साथ में ही होते हैं। लेकिन एक फॉल्ट इसमें यह है कि यहाँ पे परमानेंटली पूलिंग हो जाती है। मेंबर एक बार इसमें गया इस पूल में, उसके बाद वो बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो ये किसके खिलाफ है? वॉलंटरी मेंबरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए विच ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, विच टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, गोज अगेंस्ट और वायलेट्स द वॉलंटरी मेंबरशिप, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कलेक्टिव फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि ये कहता है कि परमानेंटली यहाँ पे मेंबर जाता है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं फोर्थ टाइप पे जो हमारे पास है टेनेंट फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो टेनेंट्स आपको पता है जो किराएदार होते हैं। तो क्या होता है टेनेंट कोऑपरेटिव फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में? कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज और लीज इन लैंड्स। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करते हैं? ये लैंड को लीज पे लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की लैंड हो या फिर कोई प्राइवेट लोगों की, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की लैंड हो, उसको लीज पे लेते हैं, ठीक है, किराए पे लेते हैं। उसके बाद ये अपने मेंबर्स में इसको जो है डिवाइड करके दे देते हैं, ठीक है। अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो मेंबर्स पे प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के कल्टीवेशन करते हैं। तो इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्शन आती है उसमें से जो है उसका शेयर दिया जाता है इन मेंबर्स को, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट से लेते हैं ये लैंड हम लीज पे, या प्राइवेट पर्सन से लेते हैं लीज पे, ठीक है, किराए पे लेते हैं और अपने मेंबर्स को देते हैं कल्टीवेट करने के लिए। मेंबर्स इसको कल्टीवेट करते हैं और उसके बाद जो है रेंट पे करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और उनमें जो इनकम वगैरह शेयर होता है, उनका इनकम आ जाता है, वो उसको शेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास टेनेंट फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब चारों के चारों कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। बेटर फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, इसमें खाली जो है कल्टीवेशन अलग की जाती है। उसके बाद जॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारे काम एक साथ किए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा तीसरा टाइप जो था कलेक्टिव फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें परमानेंट पूलिंग की जाती है और वायलेट करता है वॉलंटरी मेंबरशिप प्रिंसिपल को, जो हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है। उसके बाद हमने फाइनल में पढ़ा टेनेंट फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें लीज पे लिया जाता है लैंड गवर्नमेंट से या प्राइवेट लोगों से, और उसके बाद मेंबर्स को दिया जाता है कल्टीवेशन के बाद, जो इसमें आ जाता है शेयर, ये अर्निंग्स वगैरह उसको शेयर किया जाता है। और मैंने आपको एक और क्लासिफिकेशन बताई थी, वो था सप्लाई कोऑपरेटिव्स और दूसरा था हमारे पास मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। इसका हमने जिक्र किया अभी तक टाइप्स का। अब हम देखेंगे थोड़े से एग्जांपल्स, ठीक है, हमारे पास जो इंडिया में हमारे पास एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स हैं उनको हम देखेंगे कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे कोऑपरेटिव्स आए हैं अभी तक। देखिए सबसे पहले हमारे पास है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC। ये 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये कोऑपरेटिव स्टार्ट किया गया था, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे कोऑपरेटिव्स हैं। तो ये अभी जो आपका ये पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट, ये ही इन्हीं कोऑपरेटिव्स के लिए, ऐसे ही कोऑपरेटिव्स के जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, ऐसे ही कोऑपरेटिव्स के लिए काम करता है। देखिए ये जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये 1963 में जो है वजूद में लाया गया है, इन ताकि छोटे मोटे जो हम यहाँ पे फार्मर्स हैं उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाएँ, उनको जो एग्रीकल्चर इनपुट्स वगैरह की ज़रूरत पड़े वो उनको, वो फर्टिलाइजर्स वगैरह वो उनको प्रोवाइड किए जाए। इसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, NAFED जो है, ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। JNK में भी इसका एक सब्सिडरी है जिसको हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। और नेशनल लेवल पे जो इसका मेन जो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो सब्सिडरी है जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन सी है, वो है जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक। इसके बाद
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है, ये अभी तक वर्ल्ड के टॉप जो हमारे पास कोऑपरेटिव्स हैं उनमें गिना जाता है इफ़को। ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव जो है ये, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इफ़को के फर्टिलाइजर्स वगैरह आते हैं, ज़्यादातर ये फर्टिलाइजर्स पे ही काम करते हैं। जो लोग जो है जो ज़मींदार वगैरह के बच्चे वगैरह होंगे उनको पता होगा कि फर्टिलाइज़र जो इफ़को के आते हैं, यूरिया वगैरह, वो इफ़को के ही आते हैं। ये जो हमारे पास है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उसमें ही गिनाया जाता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर। मैंने आपको मल्टी स्टेट तो कहा था, इसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, ये खाली एक स्टेट तक महदूद नहीं रहता है। और इसी में इफ़को भी है, वर्ल्ड के टॉप 300 में इसको गिना जाता है। ठीक है, इफ़को को ये एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स की के साथ डील करता है। मैंने इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहा यहाँ पे। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा जाए इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन जो है वो है BS नकाई। ठीक है, BS नकाई इसके चेयरमैन है, और इसके जो CEO है अभी वो है डॉक्टर US अवस्थी। ठीक है, इफ़को के, और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। इसके अलावा हमारे पास एक और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो है इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव। ये इसको IFFDC भी कहते हैं, जो UP MP और राजस्थान ने स्टार्ट किया था एक कोऑपरेटिव, जिसको प्रमोट किया था। एक तो इफ़को ने इसको प्रमोट किया, और साथ ही साथ ICEF ने इसको प्रमोट किया। ICEF का फुल फॉर्म है इंडिया कनाडा एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इंडिया कनाडा एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इंडिया और कनाडा ने एक MOU साइन किया था अक्टूबर 1992 में, कि ताकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज़ हो, वो इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे अपग्रेड हो जाए इंडिया और कनाडा में साथ मिलके। ठीक है, तो यही इसको कभी कभी इंडियन कनाडा एनवायरमेंटल फैसिलिटी कहते हैं, या कभी कभी इसको इंडो कैनेडियन एनवायरमेंटल फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों ने साथ में मिलाकर इसको जो है प्रमोट किया था, इसको बनाया था इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ताकि एफॉरेस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। UP MP और राजस्थान में पहले इसको स्टार्ट किया गया था, और अभी ये बहुत और भी स्टेट्स में इसका जो है रुझान बढ़ गया है। ठीक है, एफॉरेस्ट्रेशन पर्पस के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा हमारे पास एक और है कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, जिसको हम कोऑर्डेट भी कहते हैं। कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है, इसको भी इफ़को ने ही प्रमोट किया था, ताकि फार्मर्स को एजुकेट किया जाए। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, जो मॉडर्न हमारे पास जो इनपुट्स आते हैं, फर्टिलाइज़र्स हो, सीड्स हो, उसके लिए जो है फार्मर्स को एजुकेट किया जाए। इसके लिए स्टार्ट किया गया था कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट। कॉर्डेट भी इसको कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कॉर्डेट को किस लिए इस्तेमाल किया गया था, किस लिए बनाया गया था, किस लिए फाउंड किया गया था, तो फार्मर्स एजुकेशन के लिए, ताकि फार्मर्स को मॉडर्न टेक्निक्स जो हमारे पास एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स जो है उनसे उजागर किया जाए यहाँ के फार्मर्स को। इसके अलावा हमारे पास है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड हमारे पास है। ये भी फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करते हैं इफ़को की तरह। ठीक है, इसको KRIBHCO भी कहते हैं। ठीक है, तो कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड जो हमारे पास है, 1985 में इसको जो है वजूद में लाया गया। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी है, और इसको प्रमोट जो किया था वो इफ़को ने किया था, और NCDC ने किया था, और बाकी जो छोटे मोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थे उन्होंने इसको जो है प्रमोट किया था। क्योंकि यहाँ पे इस कोऑपरेटिव से, यहाँ पे कृषक भारती कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोवाइड की जाती थी फार्मर्स को सब्सिडीज़ पे। ठीक है, जो है नॉमिनल रेट्स पे प्रोवाइड की जाती थी। नाबार्ड, इसके बाद हमारे पास एक और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स वगैरह को, जो रूरल एरियाज़ वगैरह में होते हैं उन फार्मर्स को एग्रीकल्चर लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इनपुट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो फैसिलिटीज़ वगैरह इनको प्रोवाइड करनी चाहिए कोऑपरेटिव्स के द्वारा, वो काम संभालता है आपका नाबार्ड। ठीक है, ये एक फाइनेंसिंग एजेंसी है जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है छोटे मोटे फार्मर्स को। JNK स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, हमारे पास JNK में जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम कभी कभी SCARDB भी कहते हैं। हो सकता है इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जाए, ये आपने याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये हमारे JNK में जो है बड़े पाए पे मेजर रोल अदा करता है यहाँ पे लोन्स वगैरह, एग्रीकल्चर लोन्स प्रोवाइड करने में। अच्छा, इसके बाद इंडिया में जो पहला फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया था
देखिए यहाँ पे लैंड का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मसला है। देखिए यहाँ पे मिल्क के लिए, यहाँ पे जो फार्मर्स थे उनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता था वो चाहते थे इसको अच्छे दामों में जो है मार्केट में बेचा जाए। तो इसलिए गुजरात के एक जगह पे जिसे आनंद कहते हैं, वहाँ पे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक कोऑपरेटिव बनाया गया था। अमूल जिसको आप कहते हैं, अमूल के जो आते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे पास बटर आता है, उसमें मिल्क वगैरह भी आता है। तो गुजरात के एक शहर आनंद में इसको जो है वजूद में लाया गया था अमूल को, और 1946 में इसको वजूद में लाया गया था। ठीक है, अमूल जो है अभी हमारे पास मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और इसके सीईओ जो है अभी वो है आर एस सोदी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? आनंद में ही है। ये गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और इसके फाउंडर है वर्गीज कुरेन, और फिर है हमारे पास त्रिभुवनदास कृष्ण भाई पटेल। ठीक है, तो ये इसके फाउंडर्स हैं। ये हमारे पास कुछ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ये नहीं है कि जो लैंड पूलिंग के लिए ही। अगर आप देखा जाए ना, हमारे इंडिया में ये लैंड पूलिंग का जो है अभी तक ये कॉन्सेप्ट जो है लोगों को पूरी तरह से समझ नहीं आया। अभी तक लोग भरोसा नहीं करते हैं लैंड पूलिंग के लिए। जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो अभी तक इस लैंड पूलिंग में जो है शिरकत नहीं करते हैं। लेकिन बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं इनपुट्स के लिए, चाहे सीड्स की ज़रूरत हो, फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत हो, उनके लिए ये कोऑपरेटिव्स काम करते हैं। अगर आप देखें इनमें जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी, इनमें कोई एक ऐसी भी एग्जांपल नहीं है जिसमें लैंड पूलिंग की जाती है, क्योंकि अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हुआ कि लैंड पूलिंग की जाए। हालांकि ये स्टार्ट किया गया था इसराइल में 1960s में गालबन, तो वहाँ पे ये लैंड पूलिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था। लेकिन इंडिया में अभी तक लोग इस पर भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि अगर हम इनको अपनी ज़मीनें देंगे तो ये हमें ठग लेंगे। ठीक है, नैना ठग लेंगे। तो ये अभी तक इंडिया में सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है इंडिया में वजूद आए। ये था हमारा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसको हमने बड़े वजाहत में पढ़ा आज के लेक्चर में। मैंने चाहा कि ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, और ये भी बता दीजिए कि अगर हमें कहीं पे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो भी आप बता दीजिएगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रख लीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिए। इजाज़त दीजिए, बाय।